हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की हमारी ये नए बैच की पहली क्लास है। नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बैच अभी आप 2023 में आपने एडमिशन लिया हुआ है या आप इसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नया पैटर्न हमारा जो 2020 में आया हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से अप्लाई नहीं हो पाया था, वो 2022 से 2023 तक पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या सिलेबस हो सकता है, वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको एक एक सब्जेक्ट का पूरी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। ओके, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है बीए फर्स्ट ईयर के मेडाइवल हिस्ट्री का मध्यकालीन इतिहास, जो बीए फर्स्ट ईयर का है, इसके प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 जो आपका है, इसका नाम है प्राचीन इतिहास के स्रोत। कि प्राचीन इतिहास को अगर हमको समझना है तो इसके स्रोत क्या है, कैसे हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास कहाँ से हम पाएंगे, कैसे हम उन समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत को समझना है तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री, आखिर इतिहास क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इतिहास के बारे में। देखो, मैं एकदम शुरुआत से बेस से आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके और अच्छे तरीके से आप वो चीज़ समझ पाओ। तो देखो, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास जो ये वर्ड है, इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी इति, हा और आस, इन 3 वर्ड से। यानी कि इनको अगर हम व्युत्पत्ति करें, इनको तोड़ें, तो ये 3 शब्दों से मिलकर के बनेगा इति, हा और आस। अगर हम इन तीनों शब्दों के अर्थ को देखें तो इसका नाम हो जाएगा निश्चित रूप से ऐसा हुआ। यानी कि इतिहास मतलब क्या है कि निश्चित रूप से ये चीजें ऐसी इस समय पीरियड में घटी। तो हम फैक्ट्स के आधार पर जो है किसी टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं कि इस टाइम पीरियड पे ये चीज रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा, तो ऐसा ही हुआ होगा, इसी को कहते हैं हम इतिहास। अब इतिहास पर तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि आखिर इतिहास है क्या, इतिहास के बारे में जो है पॉइंट आउट किया है अपने अपने विचारों के आधार पर। उनमें से कुछ विद्वानों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्रोच महोदय हैं। क्रोच महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। इन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो क्या है, एक विशेष प्रकार की कला है, एक आर्ट है। इसी पर अपना विचार रखते हुए कार्ल आर पावर कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है बल्कि क्या है, कला है। इनका भी मानना क्या है कि इतिहास जो है वो कोई साइंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। इसी पर अपना विचार रखते हुए दूसरे विद्वान है ब्यूटी महोदय। इन्होंने कहा कि इतिहास में राजनीति के साथ धर्म, कला, विधि, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास में केवल पॉलिटिक्स का अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल राजनीति का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ अब रिलीजन, धर्म हो गया, कला हो गया, विधि हो गया, परंपराएं हो गई, इन सभी चीजों का ही एक तरीके से समुचित अध्ययन किया जाता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए थॉमस कार्लाइन कहते हैं कि इतिहास जो है ये महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इनका मानना है कि जो इतिहास है वो महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही है और उन्हीं के इर्द गिर्द जो भी चीजें होती हैं उनको हम समझते हैं। इनका मानना है कि मानव उपलब्धियां विशेष रूप से मानव आत्मा का अभिलेख है। यानी कि मानव की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं मानव आत्मा का ही क्या है, एक तरीके का अभिलेख की तरह काम करता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री को बताया गया है कि आखिर हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम बेसिक रूप से समझ पाए इन सभी को निचोड़ करके, तो इतिहास प्राचीन समय के बारे में तथ्यपूर्वक जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है, जिससे हम जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राचीन टाइम पीरियड पे हमारे साथ हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो प्राचीन समाज था, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, उसके बारे में हम तथ्यगत चीजों को जानकारी पा सकते हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में। कि अगर आपको प्राचीन भारतीय साहित्य की जानकारी प्राप्त करना है, मतलब कि भारतीय जो साधन है किसी चीज को समझने के लिए, कि भारत में अगर हम जो है चीजों को समझना चाहें, सॉरी लाइट चली गई, थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। तो लाइट आ चुकी है, आते हैं वापस। कि प्राचीन भारतीय साहित्य की जानकारी के साधन क्या, अगर हमको भारतीय इतिहास को जानना है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना है, तो किन किन चीजों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो इसमें पहली चीज आ जाएगी आपका धार्मिक साहित्य। यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, आपको पता है कि भारत जो है वो धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहा है। धर्म से रिलेटेड ही मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा जीवन कहीं ना कहीं रिलीजन से हमेशा से कनेक्टेड रहा है। तो प्राचीन इतिहास को समझने के लिए धर्म को समझना और उसमें जो उस समय की स्थितियां बताई गई हैं, उन चीजों को हम समझ सकते हैं धार्मिक साहित्यों की मदद से। दूसरा आ जाता है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि ऐसे साहित्य
जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक मतलब एक आम वे में लिखे गए हैं, जो साहित्य जो कि किसी जो है विद्वान ने लिख दिया है अपनी तरफ से, यानी कि जिसको धर्म से रिलेट नहीं किया जा सकता, वो कहलाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य। उसके बाद आता है आपका अगला चीज जिसके वजह से हमें पता चल सकता है, वो है आपका पुरातात्विक जो है साक्ष्य। पुरातात्विक मतलब कि जो खुदाई के माध्यम से निकाला जाता है, या जमीन की खुदाई किया गया, जैसे हड़प्पा के बारे में पता किया गया, तो जो चीजें हम पुरातत्व या साइंटिफिक तरीके से समझ पाए, जान पाए, उसको कहेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से। ये बेसिकली खुदाई के माध्यम से निकाला जाता है। और इसके बाद आ जाता है आपका विदेशी विवरण, यानी कि इस चीज के बारे में अगर किसी विदेशी विद्वान है जिसने भारत का दौरा किया और उसने भारत के बारे में उस चीज को लिखा, तो वहां से मिल सकता है। तो बेसिकली मोटा मोटा ये 4 बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे हमको भारतीय इतिहास के बारे में पता चल सकता है, प्राचीनतम भारतीय इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। अब देखो इसमें बात करते हैं, ये जो पहला टॉपिक आपका है धार्मिक साहित्य, तो आइए समझते हैं कि धार्मिक साहित्यों में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो देखो धार्मिक साहित्य के बारे में बात किया जाए तो इसको 3 प्रकार से देखा जा सकता है, जो कि मेन रूप से इंडिया के धार्मिक ग्रंथों में आते हैं। जैसे कि आता है आपका पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत मतलब कि जो हिंदू धर्म है या फिर सनातन धर्म आप जिसको कहते हैं, हिंदू धर्म हो गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ हैं जो हमें प्राचीनतम भारत के बारे में बताते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमको समझाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमको समझना है, जिसके बारे में हमने नीचे समझा। और दूसरा आता है आपका इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ, क्योंकि बौद्ध भी भारत से ही कहीं ना कहीं, नेपाल भारत से शुरुआत हुई है, तो भारत में काफी कुछ बौद्धों के बारे में लिखा गया, समझा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझाते हैं। और इसके बाद आता है अगला आपका जैन धर्म ग्रंथ, कि जैन धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं जो भारतीय इतिहास को बताते हैं, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीनतम भारत के बारे में पता चलता है। तो आइए एक एक को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की, तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में नाम आता है कौन कौन सी चीजों की, वेद की। सबसे पहला चीज क्या आता है, वेद। आपको पता होगा कि वेद आर्यों की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, या फिर आप कह लें तो पूरी दुनिया के सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में ये आता है वेद। वेद 4 भागों में बटा हुआ है, आपको पता ही होगा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद 4 भागों में बटा हुआ है। उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उस समय जब ये लिखा गया, तो ये आर्यों के टाइम पीरियड में लिखा गया था, तो उस टाइम पे भारतीय इतिहास कैसा था, भारत का समाज कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिलती हैं जो वहाँ के समाज के बारे में बताती हैं। तो वेद हो गया। उसके बाद आता है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण में मतलब कि जो कर्म कांड हो गया, पूजा पाठ करने का तरीका हो गया, और भी सारी चीजें जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं एक रीति रिवाज को चलाने के लिए, वो ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ब्राह्मणों के बाद फिर अरण्यक ग्रंथ आता है। उसके बाद उपनिषद आते हैं। आपको पता ही है कि 108 उपनिषद है। ये बेसिकली जो है ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथ का मिक्सचर होते हैं। उसके बाद जो है उपनिषद एक तरह से कह सकते हो वेदों पर, वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये वेदांत लिखा गया है। तो उपनिषद बेसिकली क्या है कि जो वेद है उसका किसी चीज को लेकर के स्पेसिफिक रूप से लिखा जाना, 108 पार्ट्स के बारे में लिखा गया है उपनिषद। उसके बाद आता है आपका वेदांग, नाम से ही समझ में आता है, वेदांग, वेद का एक अंग। तो वेद के एक पार्ट को उठाकर को उसको विस्तृत रूप देना ही क्या कहलाएगा, वेदांग कहलाता है। इसके बाद आता है आपका सूत्र ग्रंथ। इसके बाद स्मृत साहित्य, इसमें आप देखोगे मनुस्मृति काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। महाकाव्य मतलब कि 2 दुनिया के महाकाव्य हुए हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा, जो है आपका रामायण और महाभारत। तो ये धर्म का महाकाव्य क्या है, और उस समय जैसे महाकाव्य के बारे में आप पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, तो उस समय की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, स्पिरिचुअल क्या चीजें थी, क्या घटनाएं थी, उनकी क्या समस्याएं थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, और उनका समाज कैसा था, उस चीज के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका पुराण। 18 पुराण है, जिसमें हमें एक एक चीज के बारे में, पुराने समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमको इन सभी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, और इन सभी चीजों के माध्यम से हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, हमें प्राचीनतम इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाता है। अब बात करें दूसरा जो इसमें ग्रंथ है, वो आता है कौन सा, बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब बौद्ध धर्म ग्रंथों में देखोगे यहाँ पर है आपका पिटक ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ क्या आता है, पिटक, जिसको त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। सुत्त पिटक हो गया, इसमें धम्म पिटक है आपके, और सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, और एक आपका सॉरी अभी नाम याद नहीं आ रहा है। 3 पिटक होने की वजह से इसको त्रिपिटक भी कहा जाता है। इनकी जातक ग्रंथ, बौद्ध साहित्य में जातक ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण रहा है। जातक कथाएं, जिसमें भगवान बुद्ध के पुराने जन्मों के बारे में बात किया गया है।
तो जातक कथाएं काफी महत्वपूर्ण रही हैं, इससे भी काफी कुछ जानने को मिलता है। अन्य दो दूसरे पाली ग्रंथ में ग्रंथ लिखे गए, दूसरे जो संस्कृत बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, यानी कि इन ग्रंथों को जो संस्कृत लैंग्वेज दिया गया है, संस्कृत भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे गए बुद्ध के टाइम पीरियड या उनके जन्मों से रिलेटेड, तो वो कहलाएगा आपका संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। तो इसमें भी तमाम सारी चीजें, उस समय भारत कैसा था, उस समय स्थिति क्या थी, वो सारी चीजें हमको जानने को मिलती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथों में काफी महत्वपूर्ण आता है परिशिष्ट पर्व हो गया, भद्रबाहु चरित्र हो गया, आगम ग्रंथ है, भगवती सूली है, कलिक पुराण है। तो ये सारा क्या है, ये सारी चीजें आती हैं जैन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत। तो हमने अभी इस वीडियो में क्या समझा कि आखिर इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में तमाम सारे विद्वान क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से साधन है इसको। तो इसके 4 साधन थे, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, पुरातात्विक और विदेशी। जिसमें से हमने धार्मिक साहित्य को समझा कि धार्मिक साहित्य इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और जैन धर्म ग्रंथ है। तो इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये तीनों धर्म ग्रंथ क्या क्या हैं, और इससे हमको मतलब ये चीज पढ़ने पर हमको चीजों के बारे में पता चल पाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज आता है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा पार्ट था, पहला हमारा था धार्मिक ग्रंथों के बारे में, वो चीज हमने देख लिया। दूसरा था आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि वो साहित्य जो धर्म से अलग थे, लेकिन विद्वानों ने उस पर अपने विचार रखे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और अपनी पुस्तकें लिखी थी। जिसमें नाम आता है, देख सकते हैं, पढ़नी का अष्टाध्यायी। पढ़नी ने अष्टाध्यायी नामक बुक लिखी थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण रही और उस टाइम पीरियड के बारे में, उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में हमको समझाती है। इसके बाद देखो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, काफी फेमस बुक थी, यह चीज आपको पता ही होगी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ था। कौटिल्य गुरु थे जो है चक्रवर्ती राजा के, मौर्य साम्राज्य के। अगला है गार्गी संहिता लिखा गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक रही। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा। तो इस तरीके के तमाम सारे पुस्तक लिखे गए। भास के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया, नीति शास्त्र पुस्तक लिखा गया, हर्ष चरित्र लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा, राजतरंगिणी लिखा गया। तो ये सारी चीजें क्या है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, यानी कि ये धर्म से अलग किसी पर्सनल विशेष व्यक्ति के द्वारा कुछ समाज को देने के लिए, समाज के बारे में या कुछ लोगों, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में वो चीजें लिखी गई हैं। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में हम जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में समाज की क्या आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या थी, तमाम सारी चीजों के बारे में हम समझ सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्यों के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी, समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर अगला जो हमारा टॉपिक था वो था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खुदाई के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से, साइंस के माध्यम से जो चीजें हमें समझ में आती हैं वो कहलाता है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब पुरातत्व में हम प्राचीन कौन सी चीजें हैं जिनको हम खुदाई के माध्यम से किसी तरीके से हम प्राप्त करते हैं और उससे हम अनुमान लगाते हैं। तो वो चीजें होती हैं, सबसे पहली चीज की अभिलेख। मान लिया किसी राजा ने कोई अभिलेख लिखवा दिया, अब अभिलेख में राजा अपना नाम लिखवा दे, किस सन में वो अभिलेख बनाया गया और कुछ अपने बारे में जानकारियां दे दे, अपने राज्य के बारे में जानकारियां वहाँ पे लिखवा दे, गुदवा देते हैं। अभिलेख क्या होता है, बेसिकली पत्थर होता है, एक पत्थर का शिला होता है, उस पर लिखाया जाता है। अगला है आपका कलाकृतियाँ। कलाकृतियाँ भी अभिलेख का एक हिस्सा है, जैसे कि कुछ कलाकृतियाँ हैं जो प्राचीन समय में किया गया। मान लिया आगरा के ताजमहल में कुछ कलाकृतियाँ किया गया है, तो इससे उस समय के कलाकृतियों के बारे में, उस समय के समाज की जो क्रिएटिविटी थी उस चीज़ के बारे में पता चलती है। या कहीं का महल है, पुराना फोर्ट है, तो उससे जो कलाकृतियाँ हैं उस चीज़ से, उस समय के कलाकृतियों के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में पता चलती है। अगला है आपका स्मारक और भग्नावशेष, यानी कि जैसे खुदाई किया गया, खुदाई में कुछ भवन के अवशेष मिल गए, तो उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उस समय किस तरीके से घर बने हुए थे। स्मारक कोई मिल गया तो उससे हम पता कर सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे जो हमारा सिविलाइजेशन रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें जो हड़प्पा शहर है या सिंधु घाटी सभ्यता थी जो आपका, उसमें जो शहर थे ना, उसकी जब खुदाई किया गया तो देखा गया कि उस शहर में क्या थे, उसमें बड़े बड़े स्नानागार थे, उसमें अंडरग्राउंड नालियों की व्यवस्था थी, उसमें जो है जो महल बनते थे, जो घर बनते थे, उनकी खिड़कियां सड़क की तरफ खुलती थी। तो तमाम सारी चीजें हमको उन भवनों के अवशेष के माध्यम से देखने को मिला और जानने को मिला। उसके बाद हो गया, मान लिया कि सिक्के हैं, कि हर राजा अपने तरफ से सिक्के चलवाता था,
अभी उन सिक्कों पर राजा ने अपने बारे में लिखवा दिया, अपनी कोई पहचान छपवा दिया है उस सिक्के पे, या फिर अपने राज्य के किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बता दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो सिक्कों पर छपी हुई हो, तो अगर वो सिक्के मिल जाएं तो हम उस राज्य के बारे में, उस समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका मिट्टी के बर्तन। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं, तो उन बर्तनों के माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में आते हैं। तो हमने 3 चीजें समझ लिया, धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और आपका जो है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। अब बात करते हैं विदेशी विवरण पर कि इस टाइम पीरियड में, इन पुराने समय में हमारे भारत में कौन से विदेशी जो है आए और विदेशियों ने अपने पुराणों में, अपने बुक्स में, अपने बुक किताबों में क्या चीज हमारे भारत के बारे में लिखा, वो चीज समझना भी इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारतीय साहित्य को अगर आप समझने जा रहे हो तो इसमें देखो सबसे पहले जो लोग आए हुए थे वो थे यूनानी लेखक। भारत में आने वाले यूनानी लेखक थे, और कुछ लेखक ऐसे थे जो सिकंदर जब भारत में आया उससे पहले आ चुके थे, और कुछ लेखक थे जो सिकंदर के भारत आने के बाद भारत में आए। तो सिकंदर से पूर्व कौन से लेखक थे? तो सिकंदर से पूर्व लेखक थे स्काईलैम्प, हिकोटियस, टेसियस। ये ऐसे लेखक थे जिन्होंने सिकंदर से पूर्व भारत की यात्रा किया हुआ था और भारत के बारे में अपनी बुक्स में लिखा हुआ था। उसके बाद हेरोडोटस हो गए, जिनको आप कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी। इनके हिस्टोरिका नामक बुक से क्या चीज़ें समझ में आ सकती हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। और इसके बाद सिकंदर के बाद आए थे मेगास्थनीज, जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिका नामक बुक, आपको पता होगा मेगास्थनीज की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जो है डाइमेकस आए, स्ट्रेबो आए, टिलिनी आए, टिलिनी ने लिखा हुआ था नेचुरल हिस्ट्री। तो इस तरीके से सबने अपने अपने कुछ ना कुछ बुक्स लिखी, अपनी किताबें लिखी, अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, और उसमें जब वो भारत आए हुए थे तो भारत के बारे में क्या सामाजिक स्थिति, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन सभी स्थितियों के बारे में इन्होंने खुल करके लिखा, क्योंकि इनको मतलब कोई तरह का प्रेशर नहीं था कि भारत में आओ, भारत में उन्होंने जो चीज़ें देखी उसको एज इट इज अपनी बुक्स में लिख दिया। तो उससे अगर हम पढ़ना चाहें, उनको पढ़ेंगे तो उसमें भारत के बारे में तमाम सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। समझ पा रहे हैं। इसके बाद आ गया आपका चीनी लेखक। चीनी लेखकों में नाम आता है आपका सुमाचीन महोदय का, ह्वेनसांग का, ह्वेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखा था। फाहियान का नाम आता है, इन्होंने जो है फो क्यों की नामक पुस्तक लिखा था। इत्सिंग महोदय का नाम आता है। तो चीनी लेखकों में एक महत्वपूर्ण लेखक थे जिनके बुक्स से हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं तिब्बती लेखकों के बारे में। तो तिब्बती लेखक में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है लाभा तारानाथ का। लाभा तारानाथ का नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है, तिब्बती लेखक उठा करके देखोगे ना तो इनका नाम ही सबसे ज्यादा बार आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हुई थी, क्या था वो बुक था? कनप्यूर और तंगियूर। ये 2 पुस्तक इन्होंने लाभा तारानाथ ने लिखा हुआ था, काफी महत्वपूर्ण बुक थी। अगला चीज है अरबी लेखक। अरबी लेखकों में सुलेमान आए हुए थे। सुलेमान का नाम क्या, इन्होंने बुक क्या लिखा हुआ था? साल सिलातु तबारिक। तो इन्होंने इस बुक में भारत के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद अल मसूदी भारत आए, जिसने जो है मरूजुल हजब नाम की पुस्तक लिखी हुई थी। इसके बाद जो है इब्न खुर्दबाद हुए, अबू इसहाक हुए, इन सभी ने भारत की यात्रा की और भारत के बारे में अपनी बुक्स में लिखा हुआ था। तो ये विदेशी विवरण है जिनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास के प्राचीनतम साक्ष्य को समझने में सहायता मिलती है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको आज हमने इस वीडियो में समझा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या है, इतिहास क्या होता है, विद्वानों ने क्या कहा, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या थे। हमने देखा धार्मिक स्रोत थे, जो है धर्मनिरपेक्ष स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत थे, विदेशी स्रोत थे। इन चारों के बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया है। तो आई होप ये आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ऑलरेडी 2000 से ज्यादा वीडियो अपलोडेड है बीएस से रिलेटेड इस चैनल पे, तो एक बार विजिट करके जरूर देखना। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।